हाँ, आज हमारे लेक्चर का विषय है कि एमए और यूजीसी नेट और इवन यूपीएससी में अगर राजनीति विज्ञान विषय को हम ऑप्शनल बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें किस तरह सेल्फ नोट्स लेने चाहिए, किस तरह हमें अपने अध्ययन को आकार देना चाहिए, इस पर आज हमारा लेक्चर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने जो पेपर्स पढ़े थे उसमें पहला पेपर था आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियोलॉजीज। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है ये एमए और इवन पूरे राजनीति विज्ञान विषय की बैकबोन है, रीढ़ है। अगर एमए में पॉलिटिकल साइंस पर हमें कमांड करना है तो हमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो कि राजनीति विज्ञान का बेस तैयार करते हैं उन पर बहुत फोकस्ड होना होगा और उन पर सही तरह से हमें नोट्स भी लेने होंगे। तो आफ्टर ऑल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर नोट्स कैसे लिए जाएं, किस तरह तैयारी को अंतिम रूप दिया जाए, तो इसके लिए बेहतर है कि आप एक चार्ट बनाएं, एक टेबल बनाएं, बड़ा सा चार्ट बनाएं और कई चार्ट बनाएं। तो उसमें चार्ट में आप कॉलम बनाएं। एक तो पहले विचारक का नाम लिखें, फिर उसकी जन्म तिथि और मृत्यु का कॉलम बना लें। आफ्टर दैट आप उसमें लिखें जन्म स्थान, किस देश में पैदा हुआ वो थिंकर, है ना। और इसके बाद हम लोग लेंगे कि उसने कौन सी बुक्स लिखी। सारी पुस्तकें उसकी जो मेन बुक्स हैं, बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं, उन सभी को हमें नोट डाउन करना है। इसके बाद फिर एक अगला कॉलम हमें ले जाना है कि उसके प्रमुख विचार, यानी वो कौन कौन से उसके स्टेटमेंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, नेट में और यूपीएससी में अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो अराउंड 200 मार्क्स के उनके थॉट ही आते हैं। तो जो थॉट जब आएगा तो उसे हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लें कि जो थिंकर्स हैं, तो ग्रीन ने क्या बोला है, जेएस मिल के प्रमुख विचार क्या हैं, तो उनके जो कोटेशंस हैं उन कोटेशंस को भी हमें लिख लेना है, 1 2 3 4 जो मेन कोटेशंस हैं। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है तो फिर लिखना है कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे मान के चलिए कि हम रूसो पर तैयार कर रहे हैं, तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का विचार दिया। तो ये उसके कंट्रीब्यूशन में हमें लिखना होगा। फिर लास्ट कॉलम होगा कि वो किस विचारधारा से जुड़े हुए, है ना, यानी आदर्शवादी है, व्यक्तिवादी है या उपयोगितावादी है, यानी किस विचारधारा को बिलोंग करता है। तो इस तरह से अगर हम जब नोट्स लेंगे तो ये हमारा सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होगा। अदरवाइज हम थिंकर को पढ़ते रहेंगे लेकिन उससे एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, एक जिस्ट जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो एक थिंकर को पकड़ें आप, उसकी स्टडी करें, उसका जन्म स्थान लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसकी लास्ट डेट अगर अवेलेबल हो। नहीं, जन्म स्थान याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जेएस मिल कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ था, तो ब्रिटेन में। हॉब्स कहाँ पैदा हुआ, ब्रिटेन में। रूसो का जन्म कहाँ हुआ, बहुत सारे लोग रूसो का जन्म फ्रांस में बता देते हैं। वजह क्या है कि फ्रांस की क्रांति से उसका रिलेशन है, तो वो बात मेमोरी में स्ट्राइक करती है। तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि रूसो का जन्म जो है स्विट्ज़रलैंड में हुआ, जिनेवा शहर में, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि आप जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उस पर बड़े बड़े चार्ट बनाएं, उसमें कॉलम बनाएं और उन कॉलम्स में बाकायदे एंट्री, फीडबैक पूरा कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी और बार बार हमें उन किताबों को पलटना नहीं पड़ेगा।
और देयर शुड बी अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक पॉजिटिव आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि अब मुझे थिंकर में जो बेसिक्स हैं, मेन बातें हैं, वो तो मुझे क्लियर है ना। तो इस तरह आप देखें कि सभी को ले लें कि कौन विचारक, विचारधाराएं पता लग जाएंगी आपको। जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा कि इसका संबंध उदारवाद से है, तो जब उदारवाद से है तो उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वो भी हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगी, है ना। आगे हम आप बढ़ें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान में अगर आपसे ये कहा जाए कि वो कौन सा पेपर है जो लाइफ लॉन्ग काम करता है, पूरे जीवन काम में आता है, तो वो है भारत का संविधान, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इवन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था एमपीपीसीएस में, जो चेयरमैन थी, उन्होंने पूछा कि आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, आप बताएं कि कौन सा पेपर है जो बहुत ही रिलीवेंट है और पूरे जीवन काम में आने वाला है। तो जाहिर है मैंने कहा भारत का संविधान। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस पर कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एवरीवेयर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। चूँकि एक तो हम देश के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, इसलिए इस पर कमांड करना है, और सभी कंपटीशन में संविधान को इग्नोर नहीं किया जाता है, इसलिए इस पेपर पर हमें बहुत ही कमांड करना है। भारत का संविधान अगर यूपीएससी में डीडी बसु वगैरह, लक्ष्मीकांत को आप पढ़ें, और इस पे देखिए स्टडी मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। बुक्स हमारी हथियार हैं, अगर अच्छी किताबें हमारे पास नहीं होंगी तो इन दैट केस जो बड़े बैटल्स हैं, जो युद्ध भूमि है, उसमें बगैर हथियारों की लड़ाई नहीं होती है। तो हमारे पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आप 3 भागों में बांटें इसको। पहले तो पहला वाला सेक्टर देखें, इंडियन गवर्नमेंट, तो इसमें बाकायदे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 स्ट्रक्चर्स को, फिर केंद्र, संबंध एट्सेट्रा, इन सब को सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। और संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए, है ना। पता ये लगा कि मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए नीति निर्देशक तथ्यों से जो संबंधित अनुच्छेद हैं, ये बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े हुए, अब जैसे इलेक्शन हो रहा है तो इसके ठीक बाद अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है तो निर्वाचन आयोग के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के बारे में, या जो याद रखना कि जो पेपर सेटिंग लोग करते हैं, तो जो ज्वलंत समस्याएं उस समय विद्यमान रहती हैं, उससे रिलेटेड पॉलिटी, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था में जो कुछ उलटफेर हो रहा है, तो उस पर वो क्वेश्चन जरूर रखेंगे। तो इस पर हमें सरसरी नज़र रखनी चाहिए, इवन प्री से लेकर इंटरव्यू तक। याद रखना इंटरव्यू में भी उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, फिर एक पेपर आपका था थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत ही रुचिकर है, लेकिन ये टिपिकल इस सेंस में रहता है कि अगर हमारी रुचि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर कम रहती है तो ऐसे में हम इसको सही तरह नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए? बेहतर होगा कि पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए सिद्धांत हैं उनको लेकर एक टेबल बना ली जाए। विचारधारा, विचारक कौन से कंसर्न हैं, और जब वो विचारक हैं तो उन्होंने अपनी विचारधारा को किस पुस्तक में लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यथार्थवाद हमने लिया, तो यथार्थवाद का जो प्रमुख प्रवक्ता है वो हांस जे मॉर्गनथाउ है, और उसकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस है ना। तो इस तरह से, और उसने फिर 6 सिद्धांत दिए हैं। बेहतर होगा कि आपकी टेबल में वो 6 सिद्धांत 1, 2, 3, 4 ये होने चाहिए। अब पता लगा हम दूसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, व्यवस्था सिद्धांत। याद रखें, अगर आप सिस्टमेटिक नोट्स ले लेते हैं, साइंटिफिक नोट्स बना लेते हैं,
तो कई चीज़ों से आप बचेंगे, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस्ट एक निचोड़ निकाल लिया है उनसे। तो फिर अब जैसे व्यवस्था सिद्धांत लिया, तो व्यवस्था सिद्धांत का मॉर्टन कैपलान ने अपना ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया हुआ, और उसने कितने सिद्धांत दिए हैं, तो उसने भी 6 सिद्धांत दिए हैं। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थियोलॉजीज को तैयार करेंगे, यानी विचारधाराओं को तैयार करेंगे, और विचारधाराओं के बाद फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी इतिहास में क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और भारत अमेरिका संबंध, भारत चीन संबंध, इन सब के बारे में फिर हम बाद में पढ़ें। पहले हम विचारधाराओं को पढ़ लें, है ना। डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसने दी है? नीति निर्णय निर्माण सिद्धांत। और आप देखें यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है, डिसीजन मेकिंग पे बाकायदे 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इन दैट केस अगर हम इस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारी तैयारी ना केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अच्छी रहेगी, बल्कि कई चीज़ों में कि निर्णय लिए कैसे जाते हैं, निर्णय लेता कौन है ना, ये सारा चीज़ है। फिर नेक्स्ट आप देखें, एक पेपर आपका था पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। इसमें चूंकि जो फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का है, तो उसमें अनुसंधान विधियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अनुसंधान विधियों को जानने के लिए ज़रूरी है ये पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी को, कि ये रिसर्च की कैसे जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसमें परिकल्पना का क्या रोल है, हाइपोथेसिस कैसे बनती है ना। तो इसको भी आपको तैयार करना है स्पेशली यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। और आफ्टर दैट जब आपको जेआरएफ मिलने लगेगा तो आपको पीएचडी करनी होगी, तब भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो इस पेपर को एक अच्छी पुस्तक के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी की इसकी हम तैयारी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आप आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सेकेंड सेमेस्टर में जो पहला पेपर है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन का भी आप एक चार्ट इसी तरह से बनाएं। चिंतक का नाम लिखें, चिंतक का जन्म मृत्यु डाल दें, फिर उसने कौन सी पुस्तक लिखी है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ना। कोई भी आप थिंकर ले लें, विवेकानंद जी को ले लें, महात्मा गांधी को ले लें। महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें बाकायदे 1, 2, 3 सत्य अहिंसा से लेकर के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एटसेट्रा, वो पूरा आप पॉइंट वार लिखते चले जाएं। ऐसा आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इन दोनों की रणनीति आपकी एक तरह की रहनी चाहिए। और इस पर बाकायदे आप जो प्रैक्टिकल वाले चार्ट पेपर होता है उस पर बाकायदे नोट बना के और अपने स्टडी रूम में लगा लें, और अच्छा है, या उन्हें क्लिप करके अपने पास रखें, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर। तो आफ्टर दैट आप देखें इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें रणनीति कैसे बनाई जाए इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर, तो अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस पर आएंगे भाई, पुस्तकों पे आएंगे। वेदांता पर कौन सा भारतीय चिंतक है जिसने सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला? वेदांता किसने डाला है? स्वामी विवेकानंद। उनके ज़्यादातर जो दर्शन है वो वेदांता पर बेस्ड है। वेदांता यानी वेद धन अंत, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाते हैं। तो उपनिषदों से निकला हुआ जो ज्ञान है उस पर विवेकानंद जी ने बाकायदे जो है, चाहे वो शिकागो के लेक्चर्स रहे हों या जो भी उनका आप अध्ययन क्षेत्र है, उसमें ज़्यादातर वेदांता ही पाएंगे। तो इस तरह वो क्वेश्चन पेपर सेटर बनाएगा। तो आप देखिए गांधी जी को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो एक तो गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी
और गांधी जी किन बुक्स से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए? अन्ना कैरेनिना किसने लिखी? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ईश्वर का राज तुम्हारे अंदर है, किसने लिखी? ये पेपर सेटर है आपका, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर है, तो मुझे ये पेपर सेटिंग के लिए दिया जाएगा तो हम इसे रखेंगे। तो गांधी जी इन बुक्स से इन्फ्लुएंस थे। ये दोनों पुस्तकें जो मैंने नाम लिया और एक तीसरी वार एंड पीस, ये लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक। किसने लिखी है? लियो टॉलस्टॉय। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ईश्वर का राज कहाँ है? आपके अंदर। जब हम आत्मा जनित बातें करते हैं तो सभी को अच्छी लगती हैं। वे क्यों? चूँकि ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है और ईश्वर मेरे अंदर भी उसका निवास है। तो किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये लियो टॉलस्टॉय, ये सेंट भी थे रसिया के, रूस के, और बहुत बड़े विचारक भी हैं। गांधी जी ने इनसे बहुत सीखा। इसके अलावा आप देखें रस्किन की अनटू द लास्ट, अब ये रचना आ गई कि अनटू द लास्ट किसने लिखी? तो रस्किन की रचना है, गांधी जी के प्रसंग में है, क्योंकि गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। थॉरो का नाम आएगा। गांधी भी चाहते हैं राज नामक संस्था को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ गांधी हमें अराजकतावादी दिखते हैं। तो वहाँ जब हम सिद्धांतों को लिखें तो वहाँ ये भी लिखना है हमें कि गांधी का जो चिंतन है, जहाँ सत्य अहिंसा पर बल देता है, वहाँ कहीं कहीं वो अराजकतावादी भी है। तो आप कहेंगे अराजकतावादी, तो यहाँ तो लगता कि वो अराजक थे। अराजक नहीं थे, राज ने जिस तरह पब्लिक का शोषण किया है उस आधार पर उन्हें लगता था कि राज नामक संस्था इसे समाप्त कर देना चाहिए। पब्लिक खुद ही अपने हितों को बहुत बेहतर समझती है, खुद डिसीजन ले। तो आप देखें इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर सिस्टम में ऊपर से ले करके, और यहाँ भी भारतीय राजनीतिक चिंतकों पर भी आपको विचारधारा निकालनी है। मैं आपसे पूछूं, गांधी जी किस विचारधारा को बिलोंग करते थे? आदर्शवादी थे, और मैंने अभी बताया अराजकतावादी भी थे, एक सेंस में वो समाजवादी भी थे, लेकिन मेनली वो आइडियलिस्टिक थे। आदर्शवाद क्या होता है? जो चिंतन कल्पना पर ज़्यादा बेस होता है ना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चाहिए चाहिए का प्रयोग अगर बहुत कोई चिंतक कर रहा है तो वो आदर्शवादी है। जैसे वेस्टर्न में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, है ना, उधर बाद में आकर ग्रीन है, तो ये या हीगल है, ये सभी चाहिए चाहिए में बहुत फोकस करते हैं, है ना। तो इन दैट केस आप जो है ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर क्या क्या कॉलम रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद तीसरा कॉलम जन्म स्थान भी लिख लेना, और इसके बाद फिर उसकी बुक से लिख लेना, फिर उसके बाद कोटेशन वाला एक कॉलम होगा, फिर उनके प्रमुख वाक्य या कथन होंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट बोले प्रमुख, और लास्ट में जा कर के उनका कंट्रीब्यूशन, और फिर उनकी विचारधारा भी डिफाइन कर दें कि ये किस विचारधारा को बिलोंग करते हैं। जैसे एम.एन. राय आया तो किस कैटेगरी में ले जाएंगे, किस विचारधारा को बिलोंग करता था एम.एन. राय? साम्यवाद को, है ना। साम्यवाद की बाकायदे क्लास लेकर सूर्य संघ से आए थे, है ना। उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भारत में किया। कहीं ना कहीं लगता था भारत का लेनिन बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस का ज़बरदस्त प्रभाव था तो वो तो संभव नहीं था। लेकिन उसी में जो व्यवस्था थी कांग्रेस की, उसी में उन्होंने साम्यवाद को प्रतिरूपित करने का काम किया। नेक्स्ट हम आप देखें, फिर आपका दूसरा पेपर है मेजर पर्सपेक्टिव्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी पेपर आपके एमए में और नेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख व्यवहारिक जो है ब्रांच है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन सिद्धांतों पर आधारित है?
इसके भी प्रमुख विचारकों के नाम लिखें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर कौन सी किताबें लिखी गई हैं, कौन से सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत से जुड़े हुए कौन से विचारक हैं, है ना। अमेरिका के थिंकर्स, इंडिया के थिंकर्स और अन्य देशों के जो थिंकर हैं, ब्रिटेन के थिंकर्स, कौन कौन से विचारक हैं जिनका संबंध पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है और सरकार के तीनों अंगों में, खासकर विधायिका और कार्यपालिका को लेकर, स्पेशली चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध कार्यपालिका से है ना। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा मुद्दा है ना। कहने के लिए हम ये कहते हैं कि संसद या संसद कानून बनाती है। भारत संघ में ले आप और संघ आप देखिए, कानून बना आप नहीं है। कानून पर्दे के पीछे से में बहुमत होता और इससे भी और आगे आप बढ़ करके चले जाए तो वो मंत्री भी कानून बनाते हैं, चूंकि दे आर इमेच्योर पर्सन। उन्हें कानून की सही मायने अगर कहा है तो कानूनों का निर्माण और नौसाह करते हैं, आइए करते हैं। बिकॉज जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं, जिससे सर्व ज्ञान आपके अंदर आ जाए, और वो ज्ञान आपका जब आप बन जाते हैं आईएएस आईएफएस तो नीतियों के निर्माण में वो सारा ज्ञान काम में आता है। क्योंकि नेता तो हो सकता है लिटरेट भी हो, अशिक्षित हो, वो कैसे कानून बना सकता है, कानून तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, तो नौकरशाह बनाता। तो इसी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि कहा जा रहा है संसद कानून बनाती, फिर कहा जा रहा है कि मंत्री कानून बनाते। अब मंत्री भी नहीं बनाते, बना कौन रहा है तीसरे पायदान पर, नौकरशाह, जो सचिव है, सेक्रेटरी है, वो अंतिम रूप दे रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा, हिंदी में टर्म है प्रदत्त व्यवस्थापन। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है, नेट में पूछा जाता है, तो प्रदत्त व्यवस्थापन को अच्छी तरह समझना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें अवस्थी एंड महेश्वरी या महेश्वरी केवल, है ना, इनको आप पढ़ें। अवस्थी एंड महेश्वरी इज द बेस्ट, खासकर यूपीएससी के रिगार्डिंग, है ना। नेक्स्ट आप देखें, फिर इसके बाद आप प्रभुदत्त शर्मा से लेकर के वीएल फड़िया की भी किताब अनडाउटेडली, अगर सरल भाषा में पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर पढ़ना है तो हम वीएल फड़िया के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जो आपके ओपी गावा जो राइटर हैं, उनका थोड़ा लैंग्वेज क्लिष्ट है ना, तो वीएल फड़िया की भाषा बहुत ही सरल है। इवन पुखराज जैन और प्रभुदत्त शर्मा, ये तीन राइटर ऐसे हैं जिनकी भाषा बहुत ही सरल है, और सरलता ही होनी चाहिए। मेन थीम मेरे पकड़ में आए, ना कि पता लगा कि हम शब्दों के बागजाल से जूझें और बहुत ज़्यादा क्लिष्टता पैदा करें। फिर आया आपका तीसरा पेपर है कंटेम्पररी इशूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्पररी इशूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स की विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, तो इन सारे मुद्दों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप कंटेम्पररी जो समकालीन मुद्दे हैं उनको आप तैयार करें। इस समय पर्यावरण को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नारीवाद को इग्नोर नहीं कर सकते, आप टेररिज्म को इग्नोर नहीं कर सकते, आप ह्यूमन राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मानव अधिकार पर आप पूरा एक कंसेप्ट क्लियर करें और इस पर तैयारी करें। आई थिंक इस पर भी आप कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल इशूज पर वीएल फड़िया की भी बुक मौजूद है,
और इसके अलावा एससी सिंगल ने भी इसको लिखा है। तो इसको कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल इशूज को आप तैयार करें। फिर आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमारे यहाँ वैकल्पिक विषय है। भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो है। और इसमें हमें देखना है कि हमारे देश के राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंग देश की आज़ादी के बाद से किस तरीके से विविध देशों के बीच हमारे संबंध रहे, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, सभी महाशक्तियों के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे रहे। पाकिस्तान से हमने 4 युद्ध किए हैं, तो आखिरकार क्या वजह थी, है ना, कहाँ क्या हमारी खामी रही विदेश नीति में, तो वो सारा सब कुछ आपको देखना है। और इसके अलावा जो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको देखना है। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय शक्ति के तत्व भी देखने हैं कि वो कौन सी चीज़ हैं जो विदेश नीति को प्रभावशाली बनाते हैं, है ना। भूगोल का रोल अपना है, लेकिन वो एक तरह से भूगोल आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जैसा भूगोल मिला है वो हमारा है। लेकिन इसके अलावा नेतृत्व, जैसे अभी ये इलेक्शन है आपका, अगर लीडरशिप का आपने सही चयन नहीं किया तो जाहिर है कि हम गलत दिशा में चले जाएंगे। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। मनोबल, हमारा मनोबल कमज़ोर रहता है ना, इच्छा शक्ति की कमजोरी। हम आलसी प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा हैं। इस आलसी जो हमारा प्रवृत्ति और नेचर है, इसके लिए जहाँ हमारा ज्योग्राफिया जिम्मेदार है कि भाई 9 महीने तक गर्मी होती है, 3 महीने हार्डली जो है ठंडक का माहौल है, तो इन दैट केस हम ज्योग्राफी की वजह से भी आलसी हैं। दूसरा, बहुत कुछ धर्म ने हमारा खेल खराब कर दिया है। संतोषम परम सुखम, है ना, संतोष सबसे बड़ा सुख है। तो इन दैट केस हम कुछ क्रांतिकारी काम ही नहीं करना चाहते हैं। वही है वही जो राम रचि राखा, तो आफ्टर ऑल जो भगवान चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। इस तरह की जो सोच है, इस पर 2 किताबें लिखी गई हैं, उनके बारे में जानना है ना, कि पॉवर्टी यानी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, एक कार्ल मार्क्स की रचना है, एक दूसरा राइटर है उसका। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी क्या है कि हम दरिद्र क्यों हैं? वजह यह है हमारा दर्शन दरिद्र है, हमारी सोच दरिद्र है। हम बड़ा बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम सारी बातें जो हम नहीं करना चाहते हैं वो भाग और ईश्वर पर छोड़ दें, है ना। तो इन दैट केस यहाँ हम आज जो मैंने आपके साथ विचार शेयर किए हैं, आप ये MA सेकेंड सेमेस्टर में भारत की विदेश नीति पर भी बेहतर होगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी तैयारी करें। और आप इसमें बाकायदे गूगल, इंटरनेट की भी हेल्प लें। गूगल में जैसे ही आप टॉपिक डालेंगे उसमें लिखेंगे MCQ क्वेश्चंस, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। अब आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप लिख दें MCQ टॉपिक और हिंदी, तो हिंदी में आ जाएंगे। तो इनसे भी तैयारी करें। आफ्टर ऑल ये सुनहरा मौका है, इसे हम लोड और बोझ ना माने कि ये जटिल होने जा रहा है पेपर, बल्कि हम ये माने कि नेट ऑब्जेक्टिव है पूरा पूरा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी का हमें मौका दिया गया है। मैंने दूसरा ये कहा है कि आप कम समय है, तो अगर आप ऐसा कर सकें, खासकर सेकंड सेमेस्टर पे हमें फोकस रहना है, तो इन पर आप अगर चाहें तो नोट्स अपने फाइनलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी सामग्री है, पाठ सामग्री मार्केट में जो अवेलेबल है उसका भी सदुपयोग करना है। किसी भी मटेरियल से एलर्जी नहीं रखना है, बी प्रैक्टिकल, है ना, बिल्कुल व्यवहारिक बने। इजी नोट से भी हमें अगर हेल्प मिल पा रही है इस अभी तात्कालिक एग्ज़ाम के लिए, तो उससे भी हमें कोई दुराग्रह या उस तरह की सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन पेपर को बनाने वाले भी प्रोफेसर हैं। तो इन दैट केस आज इतना ही। और आई थिंक जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।